नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नई शिक्षा नीति को स्वयं की जो मांग है वो बताते हुए उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। ये समय की मांग है और पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय से थोपी गई शिक्षा नीति हमारे देश के युवकों को पढ़ाई जाती थी और उसमें मुक्ति दिलाने का वक्त अब आ गया था। और उन्होंने कहा कि ठीक समय पर भारत सरकार ने निर्णय लेकर नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में अपनी मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है। और शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अटल उत्कृष्ट विद्यालय के नाम से 190 स्कूलों को खोलने जा रही है, जिनमें सभी वर्ग के बच्चे शिक्षा यहां पर हासिल करेंगे। और उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं आएगी। पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का और शिक्षा मंत्री भारत सरकार, मैं इनको और मोदी जी की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो नई शिक्षा नीति जो वक्त की मांग है, अंग्रेजों के शासनकाल में थोपी हुई शिक्षा नीति जो आज हमारे देश के नवयुवकों को सिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, उससे मुक्ति दिलाने का वक्त आ गया था। और ठीक समय पे भारत सरकार ने निर्णय लिया और रोजगार परक प्रैक्टिकल शिक्षा ये देने के लिए नई शिक्षा नीति आई। मैं उत्तराखंड की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट का और निशंक जी का मैं कोटि कोटि उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। रही बात आज कुछ बच्चों को जैसे इंग्लिश का एक बहुत बड़ा लोगों पे बोझ होता था, अब इसको ना मान के अपनी मातृभाषा में ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि मातृभाषा में बच्चे ज़्यादा सीख सकते हैं। ये नई शिक्षा में प्रावधान है। हम कोशिश करें कि जो हमारे सरकारी स्कूल है उन विद्यालयों की और विद्यालय शिक्षा की इमेज बने। इस नाते हमने फर्स्ट फेज में हमने लगभग 190 विद्यालय जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय के नाम पे हैं, हम प्रदेश के अंदर खोलने आ गए, जो 100% जितने विषय होंगे विषयवार अध्यापकों की तैनाती होगी। और इनका एक नियम अलग से बनाएंगे ताकि सुगम दुर्गम और नियमावली इनसे अलग हटकर इन विद्यालयों में कभी शिक्षकों की कमी ना आए और विषयवार बच्चों को पढ़ने के लिए अध्यापक मिले, सारी सुविधाएं मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। और लगभग 190 विद्यालय फर्स्ट फेज में हम ले गए और आगे भी हमारी कोशिश होगी कि 190 की जगह इन विद्यालयों की संख्या और बढ़े। अभी प्रत्येक तो विधानसभा का सत्र शुरू होते ही विपक्षी दलों ने अपना हंगामा शुरू कर दिया है। आज आम आदमी पार्टी ने विधानसभा की ओर कूच किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और भाजपा और किसान जो कांग्रेस लगातार इनको लेकर बातचीत करती हुई नजर आ रही है कि किसानों के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और भाजपा और कांग्रेस मिलकर जनता को ठगने का यहां पर काम कर रही है। इस तरह से आरोप जो है वो आम जनता अब इन पार्टियों पर लगाती हुई नजर आ रही है। तो उत्तराखंड में बेरोजगार आत्महत्याएं कर रहे हैं और ये सरकार कोरोना का बहाना बनाकर घर में पैक है। और आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर जनता के साथ धोखा नहीं होने देगी और आने वाले 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी मिलकर इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाएगी। तो किसानों के लिए जो ये काला अध्याय लिखने का काम संसद ने किया है, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने ये काम किया है, उसका आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और आज हमने विधानसभा जो घेराव करने के लिए कूच किया, उसका मुख्य दो ही घटक हैं। पहला जो किसान बिल पास किया गया, दूसरा जो आए दिन बेरोजगार आत्महत्या करके मर रहे हैं। देखिए, किसान का ये जो विधेयक लाए हैं उसमें मंडी व्यवस्था खत्म हो रही है। 1964 से जो मंडी व्यवस्था चल रही थी उसको एकाएक खत्म किया गया, जिसमें राज्य के किसानों का अहित हुआ, ना तो उनसे कुछ सलाह ली गई। और आपने देखा होगा राज्यसभा में भी आनन फानन में धक्काशाही से पास किया गया। तो हम लोग पुनः उत्तराखंड की जनता से आह्वान करते हैं, आज के इस आंदोलन के बाद आप 2022 में इन दोनों ही राजनीतिक दलों को जो मिले बैठे हैं, अभी कुछ नहीं पता है कि हरीश रावत जी 4 घंटे बाद एक गुठली की व्यवस्था या एक आम लेकर या एक ककड़ी लेकर कब त्रिवेंद्र जी के पास चले जाएं। तो ये लोग अब ये सब बातें सार्वजनिक हो चुकी हैं। तो इसी बात को रखते हुए हम उत्तराखंड की जनता से पुनः आह्वान करते हैं कि आप लोग इस पूरे आंदोलन को देखें और 2022 में इनको मुंह की खिलाएं। धन्यवाद। तो इन्होंने बिल पास किया, उस बिल के बारे में ये बता दें, एमएसपी के बारे में बोलते आपने उसके बारे में कोई गारंटी उसके विधेयक के अंदर क्यों नहीं रखी? अगर आपने एमएसपी में कोई गारंटी नहीं निकली तो आपका मतलब साफ साफ है कि आप वही धर्रा चलाएंगे जो मंडी धर्रे का था पहले।
तो राजनीति के शिकार हुए शिफनकोट के गरीब पीड़ित लोगों द्वारा आम आदमी पार्टी की अगुवाई में आंदोलन करने और बिना प्रशासन की इजाजत के रैली निकाले जाने के अपराध में 17 लोगों समेत अन्य अज्ञात 8 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। और मसूरी में 450 करोड़ की रोपवे परियोजना के लिए शिफनकोट के 84 परिवारों की आशियानों को तोड़ा गया था, जिनमें रहने वालों को आज सड़क पर दिन रात गुजारने पड़ रहे हैं। और इन सभी पर विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, जिनकी आड़ में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही हैं। और बिना इजाजत के मसूरी के माल रोड पर रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मुकदमे दर्ज किए गए। कल आम आदमी पार्टी ने शिफनकोट से बेघर हुए लोगों के पुनर्वास की मांग को लेकर एक प्रदर्शन किया था और उसके बाद पुलिसिया दमन हमारे पर हुआ और उसके बाद पुलिस ने 25 साथियों पर हमारा केस कर दिया है। और आम आदमी पार्टी अब इस जो प्रदर्शन है, जो गरीबों की आवाज़ को पूरे प्रदेश में लेकर जाएगी। उनके द्वारा कल एक अवैध रूप से कोरोना महामारी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें धाराएं 188, 269, 51B और 3 महामारी अधिनियम के तहत उन पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इनमें 19 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हुई है और बाकी 5-7 व्यक्ति जो हैं जो अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ है। बीती देर रात देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के ब्लेसिंग हाउस के निकट एक ज्वेलर के पैर में गोली मारकर बदमाश उसके हाथ से बैग लेकर भाग निकले और आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची और जांच करने के लिए यहां जुट गई है। तो एसपी सिटी श्वेता चौबे के अनुसार अगर बात की जाए तो 2 बाइक सवार बदमाशों ने सराफा कारोबारियों को गोली मारी है और घटना के बाद आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई और सराफा कारोबारियों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने घटना के बाद आसपास के सिटी जो सीसीटीवी फुटेज है वहां पर खंगालने की कोशिश की जा रही है। कमला पैलेस तिराहा पे इनकी ज्वेलर की जो है शॉप थी, अपनी शॉप बंद करके वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। तो ब्लेसिंग फार्म्स के पास जो है 2 बाइक सवार ने इनको रोका और उसके बाद जो है इनको ओवरपावर करके इनके पास जो बैग था वो लेकर चले गए। अभी सारे शहर में जो है नाकाबंदी कर दी गई है और प्रॉपर जो है चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। तो दिनेशपुर के आईटीआई मैदान में बंगाली समुदाय के गणमान्य लोगों और युवाओं की बैठक में समुदाय के हित में दलीय राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता की संघर्ष करने पर जोर दिया गया। और बैठक में सर्वप्रथम 20 सितंबर 2001 को रुद्रपुर के गांधी पार्क में समुदाय की विभिन्न समस्याओं को लेकर किए गए ऐतिहासिक प्रदर्शन को याद किया गया। और इस अवसर पर वक्ताओं ने समुदाय की समस्याओं को लेकर 2001 के तहत जो दलीय राजनीति को त्याग कर एकजुट होकर संघर्ष करने की बात कही। वहीं बैठक में बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित शब्द हटाने की मांग उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति का चुनाव कई वर्षों से नहीं हुआ, जिसके चलते वर्तमान में समुदाय नेतृत्व में विहीन चल रहा है। उन्होंने तत्काल कोर कमेटी के चुनाव पर जोर दिया। एक में बंगाली समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था अपने कुछ ज्वलंत समस्याओं को लेकर। तो आज जो है उसी दिन को यादगार दिवस के रूप में, संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनेशपुर में भी, रुद्रपुर में भी, शक्तिधाम में भी। उद्देश्य यही है कि अगर हमारे समाज के ऊपर कोई विपत्ति आती है, समाज को कहीं अनदेखा किया जाता है, तो उस समय राजनीतिक और जो आपसी मतभेद है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के पूरा समाज एक रहेगा, एक मंच पे रहेगा, इकट्ठा होगा। बस इसी उद्देश्य को लेकर के सभी ने संकल्प लिया है। शक्तिधाम, दिनेशपुर और रुद्रपुर। मुद्दा तत्कालीन यही था कि बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए और इसी के साथ बांग्ला भाषा, उत्तराखंड में बांग्ला भाषा प्राइमरी स्तर से लागू किया जाए, ये मुद्दा था विशेष रूप से। और पूर्वी पाकिस्तान एक शब्द जो है, ये शब्द हट जाए, ये मुद्दा था।
सीएमओ बागेश्वर पीडी जोशी ने राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह बागेश्वर का दौरा कर वहां रह रहे बेसहाराओं को हाल जानने के लिए भी यहां पर कोशिश की गई, यानी कि हाल जानकर उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। तो सीएमओ ने बताया कि कोरोना काल में राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह में रह रहे बेसहाराओं को मास्क, सैनिटाइजर, फल एवं विटामिन की जो गोलियां हैं वो यहां पर वितरित की गई हैं, क्योंकि विटामिन की गोलियां बहुत जरूरी है इस समय में और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। खुला हुआ है तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक यहाँ पर सेवा दी जाए, तो बहुत अच्छी की गई है। और हमने उनको जो है कुछ मास्क प्रोवाइड किए और इसके हिसाब से उनको जो है कुछ विटामिन्स, मिनरल्स की टैबलेट प्रोवाइड की गई है। और इसके अलावा हमने हमारे द्वारा सैनिटाइज़र दिए गए हैं और यहाँ पर जो वर्कर हैं उनके लिए भी हमने मास्क और सैनिटाइज़र की व्यवस्था की है। और आगे से हमने यहाँ के लिए प्लानिंग की है कि हम पर्सनली मैं एक बार आके महीने में यहाँ पर अपनी टीम के साथ जो है इनका ब्लड शुगर और ब्लड मॉनिटरिंग वगैरह, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करूँगा, है ना। उसके अलावा हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है वो तो रूटीन में जैसे आती है वो आती रहेगी। उसके अलावा भी हम एक अपनी तरफ से ये यहाँ पे सुविधाएं देंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के तहत किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी आज जहांगीर गांव में एक कार्यक्रम के आयोजन के तहत जुड़ती हुई नजर आई। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती गीता जोशी ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में जहांगीर गांव में भी आज कार्यक्रम किया गया। इसमें 2 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम किया गया। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र चलाने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स की सराहना की और उन्होंने कहा कि विभाग की आंगनवाड़ी केंद्र हर तरह की मदद करने की कोशिश करेगी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं और ग्रामीणों को स्थानीय सब्जियों से पौष्टिक आहार लेने और विविध जो व्यंजन हैं बनाने के तरीके भी बताए गए। इसमें आज हमारा 22 तारीख है, सीबी की गतिविधि भी होती है। तो महिलाओं को गोद, जो हमने 3 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई हमने करी, एक बच्चे का अन्नप्राशन हमने किया। तो इससे हम यही संदेश देना चाहते हैं, बच्चा 6 महीने का हो गया है तो उसको ऊपरी आहार खिलाना है। ये असल में हमने जो स्थानीय इनके उत्पाद हैं उनसे ये क्या क्या पौष्टिक आहार बना सकते हैं, क्या क्या पौष्टिक व्यंजन बना सकते हैं, उसका हमने एक ये नमूना जैसा यहाँ पर कराया था कि इसको जो गांव के लोग सब देखेंगे और इससे उनको और भी नई चीज़ें करने का मौका मिलेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि ये इन्होंने बहुत अच्छा ईमानदारी से, मेहनत से आंगनबाड़ी केंद्र चलाया है और अब ये अपना पारिवारिक जीवन अच्छी से जिए और जो भी विभाग से इनको कल इनके आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष से सुविधा दी होगी उसके लिए हम इनका पूरा प्रयास करेंगे। इनके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को ये संदेश देती हूँ कि जैसे इन्होंने मेहनत से काम किया, कभी कोई शिकायत नहीं आई, गांव के लोगों ने कभी इनके लिए ये नहीं कहा कि हमारी आंगनवाड़ी ने ये नहीं किया, तो ये सब चीजें अनुकरणीय हैं। इनको भी सभी को इनका अनुकरण करना चाहिए। तो हरिद्वार देहात में कोरोना कहर लगातार जारी है और लक्सर में HDFC बैंक के प्रबंधन सहित 3 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा 5 अन्य लोगों में भी कोरोना की पुष्टि हुई। इससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में फिर से हड़कंप मच गया है। HDFC बैंक को सील कर दिया गया और इसके आसपास के संस्थानों पर काम करने वाले लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। और हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया है। चिकित्सा अधिकारी से भी खास बातचीत हुई है, देखिए क्या बातचीत हुई। महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। हरिद्वार देहात क्षेत्र में आए दिन कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। आज लक्सर में HDFC बैंक के मैनेजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने बैंक को सील कर दिया है और जो स्टाफ है उसकी सैंपलिंग की जा रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं CHC के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सेमोल, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर, किस तरह की स्थिति है फिलहाल? देखिए, एक पॉजिटिव आने के कारण एक्चुअली HDFC बैंक के मैनेजर साहब जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। उसके चलते हम लोग इनके पूरे स्टाफ की सैंपलिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं और बैंक को सीज किया गया सैनिटाइजेशन। और अभी और कितने लोगों की सैंपलिंग की जाएगी? क्या किस तरह लोगों को ट्रेस करेंगे आप? देखिए, ट्रेस तो मुमकिन नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी पब्लिक इन बैंक्स में आई है, चाहे वो HDFC है, चाहे यूनियन है, चाहे कैनरा है,
खुद हमारे पास आए और अपनी जांच के लिए सामने आए। तो इन्होंने बताया कि जो लोग बैंक कर्मचारियों के संपर्क में आए हैं वो खुद को छिपाए नहीं, स्वास्थ्य विभाग के सामने आए और अपने टेस्ट कराएं। जरूरी है, इसी से वो और उनका परिवार सुरक्षित रह सकता है। जसप्रीत सिंह, JV24 तो लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे या नहीं कर रहे हैं, ये जांचने के लिए आज नगर पालिका प्रशासन ने गदरपुर बाजार में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान उन्होंने सब्जी मंडी बुध बाजार का भी दौरा किया, जहां हालात अत्यंत खराब थे। इस दौरान दर्जनों लोगों के चालान काटे गए। वहीं इस बाबत अधिशासी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गदरपुर के बैंकों के साथ साथ बुध बाजार सब्जी मंडी में आज छापेमारी की गई है, जहां पर दर्जनों लोगों के चालान काटे गए। उन्होंने कहा कि ये छापेमारी जिलाधिकारी के आदेश पर की गई। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों को सख्त कार्रवाई से निकलना पड़ेगा, यानी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि ये सिलसिला पूरे शहर में लगातार जारी रहेगा। जो चालान कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय के शासन के सख्त निर्देश हैं। कोरोना वायरस की बढ़ती स्थिति को देखते हुए इस पर कंट्रोल करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है और बिना मास्क के किसी को खुले में नहीं घूमने देना है। उसी का हम चालान कर रहे हैं जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए पाए जा रहे हैं और जिनके चेहरे पर मास्क या कपड़ा नहीं है, उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। इस बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा था और मास्क भी नहीं पहना था, इसलिए मास्क ना पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने दोनों चालान काटे जाएंगे 500 रुपये। नहीं, ये चालानी कार्रवाई रोज होगी। इसके लिए टीम गठित कर दी गई है, पूरे शहर में भ्रमण करेगी प्रतिदिन। तो गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होने वाली हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया है कि प्रदेश संगठन से देर रात हुई वार्ता के बाद गदरपुर में भी हड़ताल स्थगित कर दी गई। तो आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी कार्य सुचारू रूप से चलाया गया। डॉक्टर अंजनी कुमार ने यह भी बताया कि पिछले लंबे समय से गदरपुर के सरकारी अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और इसके लिए शासन से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। कल हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव माननीय श्री अमित नेगी जी ने हड़ताल को देखते हुए उन्होंने हमारे अध्यक्ष और महासचिव को बैठक के लिए बुलाया। बैठक में लिखित आश्वासन दिया गया कि किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी का वेतन न काटा जाएगा एवं जो पीजी में कार्यरत हैं हमारे डॉक्टर जो उच्च शिक्षा के लिए गए हैं उनको भी पूरी वेतन मिलेगी। उस आश्वासन के बाद हम लोगों ने अपना हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया है और आगे की रणनीति देखते हैं कि इस माह के वेतन में कटौती होती है ना होती है और कैबिनेट से ये जीओ पास होता है। ना होने की दशा में फिर आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। दूसरा जो आपने पूछा रैबिज के इंजेक्शन के बारे में, तो सर रैबिज के इंजेक्शन जैसे ही शासन कहने का मतलब जो देहरादून से CMSD स्टोर है, सेंट्रल स्टोर होता है, वहाँ से हमें प्राप्त होती है। अभी तक हमें पिछले कई दिनों से माह से प्राप्त नहीं हुआ है, जिस वजह से मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस कमेटी कर्णप्रयाग में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और कांग्रेसियों ने एक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। पूर्व विधायक डॉक्टर AP मखेरू के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से आज पूरे देश में महंगाई हो रही है और बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, उससे ये साबित हो चुका है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम हो चुकी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने हमारे नौजवान युवा बेरोजगारों से वायदा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम केंद्र में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और ऐसे ही अगर हम राज्य में सत्ता में आए तो 7 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने वायदों को झुठला दिया है और जो हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं उनके साथ ये सबसे बड़ा धोखा है। और युवाओं ने उस समय केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को बहुत मदद करी थी चुनावों के दौरान, इस भरोसे पे कि रोज़गार मिलेंगे। लेकिन आज कहीं दूर दूर तक भी चाहे वो सरकारी उपक्रम हो
चाहे सार्वजनिक उपक्रम हो, सरकारी विभाग हो। अब तो यहाँ तक हो गया कि सरकारी विभागों में जो पद खाली हैं, रिक्त हैं, उन पदों पर भी नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही है। कमेटी चमोली ने पूरे जनपद में जो बेरोजगारी सप्ताह मनाया जा रहा है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी वो धरातल पे कहीं नहीं है। इसलिए जो है पूरे देश में बेरोजगार जो है हाहाकार मचा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बेरोजगार को रोजगार दिया जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए। दूसरी बात जो यहाँ पे डाक विभाग में इन्होंने डाक रनर, डाक सेवक लगाए थे, बिहार झारखंड के लगाए थे, उसका भी हम कांग्रेस पार्टी विरोध करते हैं। तो हल्द्वानी में किसान बिल के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यूथ कांग्रेस ने सरकार का पुतला भी दहन किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत प्रिंस के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार पर कॉर्पोरेट सेक्टर को लाभ देने का आरोप लगाया। सरकार द्वारा एक किसान विरोधी कृषि विधेयक पारित किया गया है, उसके विरोध में हमने आज प्रदर्शन किया और पुतला फूंका है। क्योंकि जो ये विधेयक आया है, नया विधेयक, इसमें मंडियां खत्म की जा रही है और जो किसान है, जो छोटे किसान है, उनके ऊपर जो उद्योगपति है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उनको बैठाया जा रहा है। तो कल के दिन जो किसानों को सुनवाई कहीं नहीं होगी। आज जो मंडियां जो सरकारी नियंत्रण में है, उनसे सरकारी नियंत्रण छीनकर निजीकरण की तैयारी जो केंद्र सरकार कर रही है, इसके विरोध में आज हमारे द्वारा पुतला दहन किया गया। उत्तराखंड राज्य बनने से करीब 20 वर्षों के वीरान पड़ी हुई उत्तरकाशी जनपद के गणेशपुर गांव में जो स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम है, वहां पर भागीरथी मिनरल वाटर इकाई एक बार दोबारा से आबाद होने जा रही है। गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से हरियाणा की जो पेयजल वाटर बोतल बनाने वाली निजी कंपनी है, उसे भी यहां पर एक प्लांट यानी कि उसका स्थापित किया गया था और 15 वर्षों के वो लीज पर दिया गया है। तो कंपनी के इंजीनियरों का दावा है कि भागीरथी नदी में औषधीय गुणों और जलीय तत्वों के साथ बनने वाले इस पानी को देश और विदेश में एक अलग पहचान दिलाई जाएगी। प्लांट शुरू होने के बाद भारत में ये पानी भागीरथी नेचुरल वाटर के नाम से, तो वहीं इसे विदेशों में थाउ नाम से भी बेचा जाएगा। तो ये प्लांट के शुरू होने के बाद एक बार फिर से स्थानीय लोगों को रोजगार की एक नई उम्मीद जो है वो जगती हुई नजर आ रही है। हमारा भागीरथी मिनरल वाटर ही रहेगा और इसके साथ ही साथ हम थॉ वाटर भी प्रीमियम भी निकालेंगे। क्या नाम है, लोगों तक अच्छा कंसेप्ट लाने के लिए, जैसे इलेक्ट्रोलाइट वाटर हुआ, थोड़ा इम्प्रूव करेंगे इसको। क्वालिटी वाइज को बेटर करेंगे कि लोगों तक सोचते हैं कि चलो अच्छा पानी लोगों तक पहुंचे, क्वालिटी वाइज बेटर लोगों को मिले। जिस हिसाब से लोग पानी के लिए मतलब रिक्वायरमेंट करते हैं ना, क्वालिटी वाइज बेटर के लिए, तो हम चाहते हैं कि लोगों तक ना क्वालिटी अच्छे लेवल का पहुंचे, अच्छी क्वालिटी पहुंचे। आज हमारे ग्राम गणेशपुरी नहीं, पूरा उत्तरकाशी नहीं, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन होगा। और यहाँ पर एक भगीरथ मिनरल वाटर के नाम से यहाँ पे जो फैक्ट्री लग रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरे देश ही नहीं, पूरे विदेश में भी नाम रोशन करेगा और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत खुशी का माहौल भी है और यहाँ पर रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। तो हरिद्वार में रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी आगामी 22 अक्टूबर को हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर आत्मदाह करेगा और इसकी सूचना उसने रेलवे के उच्चाधिकारियों और यूनियन के पदाधिकारियों को दी है। आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर द्वारा उनकी जांच न किए जाने के चलते उसे प्राइवेट अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है और वह दिल की बीमारी से जूझ रहा है और उसकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। वो देते नहीं, सब आप असभ्य से बात करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। उस दिन भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात करी है और अगर बात मतलब वो मैं उन्हें कुछ भी नहीं करनी, अपने अधिकारियों को करी है। जब मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं सब जगह कहता रहा हूँ। और जब कमज़ोर आदमी करता क्या है, कमज़ोर आदमी तो जब दवाई नहीं मिलेगी मरता है। तो इसलिए मैंने अपना जो है 28 मजबूरी में आत्मदाह करने का फैसला किया है सर। और उसके बाद अगर मेरी बात ना मानी गई तो मैं अपना प्लेटफार्म पे स्टेशन पे अपना आत्मदाह कर लूँगा। यही मेरे पास अब चारा बचा है, मेरे पास और कुछ। मेरा तो यही कहना है जी, बस कि जो आरोप लगे हैं उसकी जांच चल रही है और आत्मदाह का ये जो है उन्होंने अपना जो बताया है, जिक्र किया है, ये अपना सबका अपना अपना प्रोटेस्ट करने का, अपोज करने का तरीका है। तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी मैंने अपनी जो कंप्लेंट्स वगैरह हैं अब वो अपने इंचार्ज अपने डिपार्टमेंट को बता दिया और इस पर जांच चल रही है। उसका देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, तो उसके बाद ही हम बताते हैं आपको।
और है तो किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो प्लेटफॉर्म अपने प्रॉपर चैनल के थ्रू कंप्लेंट कर सकता है। उसके कई माध्यम में रजिस्टर्ड रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशन होती है, उनके माध्यम से भी वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का सहारा लेकर ऐसी चीज़ें करना का ये मतलब इस चीज़ को फैलाना कि मैं ऐसा करूँगा तो ये उचित मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि हम मरीजों की सुविधा के लिए बने हैं रेलवे अस्पताल। अगर किसी को कोई कंप्लेंट है तो वो यहाँ आकर बात करे। तो घनसाली विधानसभा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को लेकर पूर्व प्रमुख घनी राम जो कि अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। घनीलाल शाह इनका नाम है और इस अवसर पर पूर्व प्रमुख घनीलाल शाह ने कहा कि जब तक घनसाली विधानसभा की जो पूरी सीटें हैं उस पर भी काम नहीं किया जाएगा, यानी कि जिस तरह से विधानसभा के अंदर काम किया जाना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, तो घनसाली विधानसभा की बुनियादी सुविधाओं का समाधान नहीं होता तब तक ये अपना आंदोलन यहां पर जारी रखेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।